आज हम लेसन नंबर 3 शॉल, ये लेसन हम आज पढ़ेंगे। पाठ 3 शॉल, इनका परिचय है येलो प्रिंट में दिया है। एक एक अक्षरों पर ध्यान दो बेटा। कवि, समीक्षक, ललित लेखक। ये कवि है, समीक्षक है, ललित लेखक है। 1945 के पहले रैपिड को ललित लेखन कहा जाता था, लघु लेखन कहा जाता था। साहित्याची जाण, साहित्य की जानकारी आणि बहुआयामी समीक्षा वृत्ती। बहुआयामी, बहु म्हणजे खूब, आयामी का मतलब है लिटरेचर लैंग्वेज में उनके सर्वेक्षण की जो नेचर है, सुपरविजन की नेचर, उसको समीक्षा वृत्ती कहते हैं। यातून त्यांची समीक्षा म्हणजे उनकी वृत्ती विकसित झाली। विकसित म्हणजे प्रोग्रेस, व्यापक, खूब, बहुत, ज़्यादा, वाङ्मयीन दृष्टिकोन म्हणजे लिटरेचर भाषा का दृष्टिकोन म्हणजे जरिया बहुत ही व्यापक है। चिंतनात्मक ही त्यांची समीक्षा वृत्ती। चिंतनात्मक, चिंतन करना, चिंतनात्मकता, ये उनकी विशेषताएं हैं। त्यांच्या समीक्षाविषयक लेखनाची 30हून अधिक पुस्तके आहेत। म्हणजे इस बारे में 30 से ज़्यादा म्हणजे 30 से अधिक, अधिक म्हणजे ज़्यादा किताबें हैं। साहित्य आणि सामाजिक संदर्भ, साहित्य और सामाजिक संदर्भ म्हणजे माहिती उन किताबों में दी है। कौन कौन सी किताबें हैं उनके, तो आनंदाचा डोह, निळी पहाड, आधुनिक मराठी कवयित्रींची कविता, साठोत्तरी मराठी कविता, ये सब किताबें उनके प्रसिद्ध है। आगळी वेगळी, अलग अलग नाटक म्हणजे ड्रामा, समीक्षात्मक पुस्तकें म्हणजे ये समीक्षात्मक किताबें जो हैं ये उनके मशहूर है। और 2 कविता संग्रह। कविता संग्रह का मतलब क्या होता है, जिसमें ढेर सारी कविताएं होती है, उनका जो ग्रुप होता है, यूनिट होता है, ऐसे किताबें। एक है वियोग ब्रह्म और मावळतीच्या कविता, ये कविता संग्रह है। ये क्या है, कविता संग्रह, एक्सेट्रा, ऐसे लेखन प्रसिद्ध है। 1970 से लेकर 1990 इस समय तक, काल म्हणजे समय, विश्वकोशाच्या संपादना सहभागी, विश्वकोश के संपादन में उन्होंने पार्ट लिया। अभी जो 4 लाइन है नीचे, इस लाइन में लेसन का परिचय दिया। शाली भोवती असलेल्या लेखाच्या आठवणी या पाठातून व्यक्त झाल्या। म्हणजे शाल के बारे में कुछ यादें इस लेसन के द्वारा उन्होंने बताया है। शाल ही प्रतिमात्मक आहे, मतलब एक उदाहरण दिया इस लेसन में। शालीमुळे येणारा शालीनतेचा संदर्भ अंतर्मुख करणार आहे। म्हणजे शाल के वजह से जो शालीनता इंसान की बढ़ती है, उनके अपोज, अंतर्मुख अपोज करने वाला उदाहरण दिया है। पाठातील औदार्याचे उदाहरण हे माणसाची संवेदनशीलता आहे। संवेदनशीलता म्हणजे सेंसिटिव नेचर। इस लेसन में औदार्य, देने की भावना, उसके उदाहरण देकर इंसान की संवेदनशीलता बताई। इंसान कितना सेंसिटिव होता है और वो कितना जतन करता है, जपणारे म्हणजे जतन करना, उसका उदाहरण दिया है। वस्तूंच्या संदर्भातील आठवणीचे मोल, एखादी कोई चीज़ होती है, वस्तु, जैसे एग्जाम्पल शॉल दिया है, तो उसके याद और उसकी कीमत, मोल माना कीमत, उसका महत्त्व बताया है। कोणत्याही निर्जीव वस्तूशी निगडित असलेले संदर्भ, कोई भी निर्जीव वस्तु से संबंधित, निगडित संबंधित संदर्भ मानवी जीवनात तरल, मानवी जीवन में वो बहुत ही क्लियर दिखाई देते। मैंने क्लियर हम उसको भावना, कल्पनाओं को रख सकते हैं। वस्तूंशी निगडित, वस्तूं से संबंध में किती आठवण असो, कितने भी यादें हो, अथवा किंवा प्रसंग हो, समय हो, त्याचे मानवी संदर्भ यथार्थाने महत्त्वाचे, म्हणजे मानव के जीवन में उसका महत्व निश्चित ठहरता है, निश्चित होता है। अब ये जो परिचय है, इसे हमें लेसन का मतलब समझ में आता है कि लेसन में शॉल के बारे में, शॉल के विविध प्रकार, उपयोग, यूज़ हमें इस लेसन के द्वारा बताएं।
अब एक एक लाईन देखते हैं. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. शांति से देखो कि आपको बार बार एक एक शब्द पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं एक एक शब्द का मीनिंग बताता हूँ. एकदा मी, एक बार मैं, पु ल देशपांडे, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, ये राइटर का नाम है, यांच्याकडे काही एक निमित्ताने, निमित्त माना वजह, गेलो होतो. मतलब मैं, लेखक कहते हैं, राग जाधव 1932 को जन्म हुआ है, 2016 को उनका मृत्यु हुआ है. राग जाधव कहते हैं कि एक बार मैं पु ल देशपांडे इनके घर कुछ वजह गया था. एकदा मी पु ल देशपांडे यांच्याकडे काही एक निमित्ताने गेलो होतो. कुछ वजह से मैं उनके घर गया था. काम झाल्यावर मी निघण्याच्या तयारीत होतो. निघण्याच्या का मतलब है निकलने के, बेताज म्हणजे तैयारी में, निकलने के तैयारी में था. मेरा काम हुआ और होने के बाद मैं निकलने के तैयारी में था. तेवढ्यात, इतने में सुनीताबाईंनी मला थांबवले. इतने में सुनीताबाईने मुझे रोका, म्हणजे लेखक को रोका. सुनीताबाई कौन है? तो देशपांडे उनकी पत्नी है, वाइफ है. मुझे रोका, थांबवले म्हणजे रोका, विचारले म्हणजे पूछा. इतने में मैं जा रहा, मेरा काम ख़त्म होते मैं जा रहा था. इतने में सुनीताबाई ने मुझे रोका, थांबवले, रोका, विचारले, पूछा. रोका और पूछा. अभी देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा उन्होंने, उद्गारवाचक चिन्ह में दिया है, क्वेश्चन मार्क भी दिया है. तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का? तुम्हाला, आपको शाल दिया तो चलेगा क्या? तुम्हाला शाल दिली तर चालेल का, चलेगा क्या? मी एका पायावर हो म्हटले. एका पायावर हो म्हटले म्हणजे एकदम रेडी होना, तयार होना, लेने के लिए हा कहना. मी एका पायावर हो म्हटले, मैंने तुरंत हा कहा. म्हटले पु ल हो म्हटले, म्हणा हा कहा. पु ल व सुनीताबाई, ये कपल आहे, नवरा बायको आहे, पु ल देशपांडे और सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी. पु ल व सुनीताबाई यांनी मला शाल द्यावी, हा मला मोठा गौरव वाटला. पु ल देशपांडे और सुनीताबाई ये दोनों मियाँ बीवी ने, मतलब कपल ने, मुझे शाल देना और मैंने लेना मेरे लिए सौभाग्य का बात था, मेरे लिए सम्मान का बात था, सम्मान की बात थी. गौरव वाटला, सम्मान लगा मुझे. यानी इतने बड़े हस्ती से शाल लेना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी. ती शाल मी माझ्या खोलीतल्या सुटकेसमध्ये ठेवून दिली. अभी देखो, इतने बड़े हस्ती ने मुझे ये शॉल दी है, वो मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात थी, मेरे लिए कोई विशेष चीज़ थी वो. इसलिए मैंने क्या किया, मेरे खोली में सूटकेस में रख दी. मैंने क्या किया, उसका जतन किया, संभाल के रखा, सूटकेस में रख दिया. वापरली मात्र कधीच नाही, यूज़ नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही महत्व की चीज़ थी वो. पुढे वाईला, अगले पॅरेग्राफ पे, पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. पुढे वाईला, वाई सातारा जिले का ये छोटा गांव है, वाई प्लेस है ये. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अभ्यास, विश्वकोश जैसे हमने 8वीं 9वीं में पढ़ा है, विश्वकोश, शब्दकोश. विश्व शब्दों का, शब्द उत्पत्ति का जो डिक्शनरी होती है, जो संग्रह होता है, यूनिट होता है, इसके स्टडी के लिए मैं चीफ बनकर गया. पुढे वाईला विश्वकोशाचा अध्यक्ष म्हणून मी गेलो. विश्वकोश के स्टडी के लिए चीफ बनकर मैं वहाँ गया. तिथे नदीकाठच्या प्रज्ञशाला, वहाँ नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे प्राज्ञशाला, मतलब कि वहाँ पे प्राज्ञशाला का मराठी में अर्थ होता है कृष्णा नदीच्या काठी वाई मुक्कामी असलेले ग्रंथालय. कृष्णा नदी के किनारे पर एक, वाई प्लेस के नदी के किनारे पर एक लाइब्रेरी थी, और उस लाइब्रेरी में शब्दकोश का एक बहुत ही बड़ा एक ये था, मीटिंग था, स्टडी करने के लिए वहाँ सम्मेलन था, और वहाँ पे मैं चीफ बनकर गया था. और वो कहाँ था, कृष्णा नदी के किनारे पर ये लाइब्रेरी थी. वहाँ पे मेरी एक रूम थी, खोली म्हणजे रूम,
वो खोलीत, उस रूम में मी राहत असे, वो खोली में मैं रहता था। खोलीच्या वापस बताता हूँ, प्राज्ञशाला। मुझे पक्का विश्वास है कि कुछ बच्चे ये पूछेंगे और मैं 2 बार बताने के बाद पूछेंगे वो बुद्धू बच्चा है। प्राज्ञशाला का मतलब है कृष्णा नदी के किनारे पर एक, वहाँ पे प्लेस में एक ग्रंथालय था, और वो ग्रंथालय में शब्दकोश का स्टडी करने के लिए वहाँ हर एक को एक अलग अलग रूम दी थी। वहाँ मैं भी आया था, वहीं में कृष्णा नदी के किनारे पे वो प्राज्ञशाला थी। वहाँ पर एक रूम में मुझे एक रूम दी गई थी, उसमें मैं रहता था। खोलीच्या दक्षिणेकडे, दक्षिण का मतलब होता है साउथ साइड। वो जो रूम थी उसकी साउथ साइड थी, वहाँ पे खिड़कियाँ थी, उस रूम की खिड़कियाँ साउथ साइड में थी, और उस खिड़की के कुछ दूरी पर नीचे नदी का बहाव था, कृष्णा नदी का बहाव था, और वो खिड़की के नीचे ही एक घाट था। आता घाट मतलब क्या होता है? घाट मतलब पानी तक उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी होती है, जैसे गणेश घाट होता है, गणपति विसर्जन के लिए पानी में उतरने के लिए डायरेक्ट पानी में तो जम देंगे नहीं, और पानी तक पहुंचने की सीढ़ियाँ बनी होती है किनारे पर, वो सीढ़ियों को घाट कहते हैं। दक्षिणेकडील खिडक्या कृष्णा नदीच्या चिंचोळ्या प्रहावर होत्या। आता वहाँ जो मेरी खिड़की थी रूम की, वो साउथ तरफ थी, नदी के तरफ थी। वहाँ नदी का एक किनारा था मेरे खिड़की के बाजू में, साउथ साइड में। नदीच्या चिंचोळ्या, चिंचोळ्या का मतलब है छोटा प्रवाह, छोटा, चिंचोळा माना छोटा, बारीक प्रवाह, पानी का बहाव। वो कृष्णा नदी के पानी का छोटा बहाव था, होत्या म्हणजे था। थंडीच्या दिवसात, विंटर के दिन थे, सर्दी के दिन थे, मग थंडीच्या दिवसात, ठंडी के दिनों में, सर्दी के दिनों में एक बाई माना एक लेडी, एक महिला उस नदी के किनारे पर आई थी। माझ्या खिड़की खाली, मेरे खिड़की के ही नीचे जहाँ पे वो नदी का किनारा था, वहाँ घाट बना हुआ था, वहाँ पर वो आई हुई थी। खिड़की खाली घाटाच्या छोट्या तटावर, तट म्हणजे वो नदी का किनारा, वो लेडी थी बाई माझ्या खिड़कीच्या, मेरे खिड़की के नीचे जहाँ जो घाट बनाया था पानी तक उतरने के लिए, जो सीढ़ी बनी हुई थी, वहीं पर वो किनारे पर तिचे छोटे मूल, उसका छोटा बच्चा एका टोपलीत, बाम्बू के बारीक काड़ी की टोपली बनी जाती है। हमारे आज भी किसान भाई उसमें रोटी रखते हैं। टोपली जो हमारे घर के आसपास में सब्जियां लाकर सब्जी वाली लेडी जो है वो बेचने आते हैं, उसको पाटी बोलते हैं हम लोग, उसको टोपली बोलते हैं मराठी में। बाम्बू के लकड़ी की बनी हुई पाटी, टोपली ठेवून मासे पकडण्याच्या उद्योगात होती। मतलब वो खिड़की के नीचे नदी के किनारे पर उसने एक छोटा सा बच्चा टोपली में रखा था, पाटी में रखा था। पाटी में रखकर मासे, मासे म्हणजे फिश, पकडण्याच्या उद्योगात होती। मासे पकड़ने के काम में लगी हुई थी। उद्योग म्हणजे उसका काम चल रहा था, मासे पकड़ने का, फिश पकड़ने का काम। तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने कुडकुडत होते। उसका बच्चा जो था नदी के किनारे पर एक छोटे से बाम्बू के पाटी में अपना बच्चा रखकर वो मासे पकड़ने के काम में लगी हुई थी। तिचे बाळ कडाक्याच्या थंडीने, उसका छोटा सा जो बच्चा है ठंडी में, सर्दी में काँप रहा था, कुड़कुड़त रड़त होता। वो काँप रहा था, सिर्फ काँप नहीं रहा था, रो भी रहा था। बाळ कडाक्याच्या थंडीने, बाळ कड़ी सर्दी में, गहरे सर्दी में, कड़ाक्याच्या यानी ज़्यादा सर्दी का समय, कुड़कुड़ म्हणजे काँप रहा था, रडत होता, रो रहा था, काँप भी रहा था, रो भी रहा था। पण लेकिन बाई तिकडे बघत नव्हते। लेकिन बाई का उस तरफ ध्यान नहीं था, बच्चे के रोने के तरफ ध्यान नहीं था। उसके बदन पे कपड़े नहीं, सर्दी का समय था, बच्चा सर्दी में काँप रहा था, इसलिए वो रो रहा था। वो मछली पकड़ रही थी, उसका रोज का काम था, बच्चे का रोज का रोना था, रोज का ऐसा काम, रोज बच्चे का रोना, उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन लेखक ने वो देखा, पण आई तिकडे बघत नव्हती। वो माई अपने बेटे की तरफ, उसके रोने की तरफ ध्यान नहीं दे रही थी।
मला मात्र राहले नाही. लेखक कहते कि मुझे रहा नहीं गया, लेकिन मात्र माना लेकिन, मला मात्र मुझे लेकिन रहा नहीं गया, राहवले नाही. मी सूटकेसमधील पुलकित शॉल काढली. आता मैंने मेरे सूटकेस में जो सुनीता ताई और पुल देशपांडे जी ने जो डिज़ाइन की, बहुत एम्ब्रॉयडरी की, बहुत डिज़ाइन की, जो सुंदर शॉल मुझे दी थी वो मैंने निकाले. पुलकित शॉल, पुलकित ये विशेषण है. शॉल की डिज़ाइन, शॉल की सुंदरता, शॉल की शालीनता, सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई शॉल, ऐसे उन्होंने अपने सूटकेस से निकाले. 5-50 रुपयांच्या नोटा काढला. देखो, लेखक ने उस मछली पकड़ने वाले माई की तरफ देखा, उसका बच्चा ठंडी से काँप रहा था, वो भी देखा, उसे रहा नहीं गया. फिर सुनीता बाई और लेखक ने जो सूटकेस में जो उन्होंने शॉल रखी थी वो शॉल निकाली और हाथ में 5-50 रुपये के कुछ नोट लिए और उस बाई को आवाज़ दिया. त्या बाईला हाक मारली. कुछ हाथ में 5-50 के नोट भी निकाले हैं, शॉल निकाली है, खिड़की के पास खड़े हैं और वो मछली पकड़ने वाले माई को लेखक ने बुलाया. त्या बाईला हाक मारली, मना उन्हें आवाज़ दिया. खिड़कीतून ते सर्व खाली दिले. खिड़की के भीतर से ही, खिड़की में से ही उस माई को शॉल भी दिया और कुछ हाथ में जो नोट थे वो भी दिए. आणि म्हटले और कहा, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ. कहा कि वो बच्चों को पहले शाल में लपेटो, शाल में उसे लपेटो, उसको शाल में गुंडाळून टाका, त्याला थंडी वाटत आहे आणि मग मासे पकडत बे. मतलब कि पहले उसके ऊपर शाल डालो, उसको शाल लपेट लो, फिर बाद में आप मछली पकड़ने का काम करो. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक है. अभी यहाँ पे शाल के पीछे और क्या अर्थ होता है, शाल देने के पीछे क्या अर्थ है. या घटनेची ऊब, अभी देखो शाल देना माना ठंडी से उसे ये मिलना, ठंडी से वो बचना, वो शाल से उसे हीट मिलेगी, ठंडी से उसका बचाव होगा. ऐसे ही शाल वो बच्चों को दिया लेखक ने. लेकिन इस सेंटेंस का अर्थ देखो, या घटनेची ऊब, ये जो घटना है शाल देना लेखक का, सुंदर शाल देना, त्या उभेपेक्षा अधिक होती. म्हणजे उस बच्चों को शाल देना जिससे ठंडी से उसे मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो शाल के ऊब से वो घटना कुछ अलग कहती थी. देखो, त्या बाळाला आधी शालीत गुंडाळ आणि मग मासे कळत बे. या घटनेची ऊब पुलकित शालीच्या उभेपेक्षा अधिक होती. अरे कुछ लोग शाल जो पहनते हैं वो शालीनता के लिए पहनते हैं, शौक खातिर पहनते हैं, शान के लिए पहनते हैं. अभी यहाँ जो शाल दिए है वो बच्चों को ठंडी से बचने के लिए दिया है. मतलब उस शाल की जो हीट है, ऊब है, ठंडी से जो मुक्ति पाने के लिए जो शाल दी जाती है, और कुछ लोग शान के लिए पहनते हैं, और दोनों में बहुत अर्थ होता है. ऐसा अर्थ यहाँ पे बताया हुआ है. कविवर्य नारायण सुर्वे, कविवर्य नारायण सुर्वे खूब सभा सम्मेलने गाजवत. या बताया कि कविवर्य नारायण सुर्वे, लेसन का अगला टर्न अभी शुरू होता है कि यहाँ ये कौन आ गया बीच में भी, नारायण सुर्वे. तो अभी कुछ घटनाएं नारायण सुर्वे के साथ जुड़ी हुई है. राघव यादव जी शॉल के बारे में नारायण सूर्य जी का भी एक पार्ट यहाँ पे बताना चाहते हैं. महान कविवर्य नारायण सूर्य जी, ये बहुत सभा सम्मेलन उनके मशहूर थे. गाजवत म्हणजे वो बहुत सभा सम्मेलन लेते थे जगह जगह पर. पुढे ते साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षही झाले. आगे वो साहित्य सम्मेलन के चीफ बने. उसका परिणाम ये हुआ, परिणामतः त्यांच्या कार्यक्रमांना अहोरात्र भरतीच असे. मतलब कि कविवर्य नारायण सुर्वे सभा सम्मेलन जगह जगह पर लेते थे, मशहूर थी उनकी सभा सम्मेलन है. आगे ऐसे सभा सम्मेलन के वो चीफ भी बने, अध्यक्ष बने. उसका परिणाम ये हुआ
अनेक कार्यक्रम में अहोरात्र बहुत भीड़ होती थी उनके भरतीच होना म्हणजे उनके सभा संमेलन में अहोरात्र म्हणजे दिन रात्र लोगों की भीड़ होती थी. प्रत्येक कार्यक्रमात सन्मानाची शाल व श्रीफळ त्यांना मिळत राहे. हर एक कार्यक्रम में सम्मान की शाल श्रीफळ, श्रीफळ का मतलब है नारियल, त्यांना मिलता है, उनको मिलती थी. देखो ना, हर कार्यक्रम में जाना, सम्मान के लिए शाल और नारियल उनको मिलता रहता था. एकदा ते मला म्हणाले, एक बार क्या हुआ, राग जाधव इन्हें वो कहने लगे कि या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो है. एक बार राग जाधव लेखक कहते हैं कि मुझे एक बार वो कहने लगे, एक बार मुझे कहने लगे कि या शाली घेऊन घेऊन, ये जो मैं सभा सम्मेलन के लिए जाता हूँ तो मुझे हर जगह पर शाल श्रीफल मिलता है, तो ये शाल और श्रीफल मिलते मिलते लेते लेते मैं अभी शालीन बनने लगा हूँ. या शाली घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो है. अभी बताना इसका अर्थ क्या होता है. शालीन बनना मतलब क्या है कि ये शाल ले लेकर मैं शालीन बनते जा रहा हूँ, यानी शौकीन बनते जा रहा हूँ. देखो ना, शाल एक शान के लिए भी होता है और शाल ले लेकर शालीन बनना उसका भी अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है. या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो आहे. यह थोड़ा सा कठिन अर्थ होता है कि उन्हें हर सभा में शाल मिलती गई. अभी आगे जाते हम, थोड़ा आगे देखते हैं. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोज. आता अभी देखो ना, उनका ये जो शब्द है, वाक्य जो है कि या शाली घेऊन घेऊन मी आता शालीन बनू लागलो है. लेखक जी को जब उन्होंने बोला कि मुझे भी हर जगह पर शाल मिलती है, तो शाल मिलते मिलते मैं शालीन बनते जा रहा हूँ. लेकिन देखो, प्रॉपरली जो इंसान शालीन होता है ना, तो उसको शाल की कोई ज़रूरत नहीं है शालीन बनने की. कुछ अलग लोगों की बात होती है शालीन बनना, वो टेम्प्ररी होते हैं, लेकिन ये तो प्रॉपरली शालीन इंसान है. तो इस वाक्य पर लेखक उन्हें क्या बोलना चाहते हैं कि त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोज, म्हणजे उनके बोलने का ये जो खोज है का मतलब है यह बोलने का तरीका है. यानी किसी के दिल को, मन को भी लग सकता है. कभी कभी कुछ लोग बातों बातों में किसी के दिल को दुखी भी करते हैं. ऐसी किसी को दुखी करने जैसी सेंटेंस है, लेकिन लेखक बड़े समझदार है. लेखक बोलते हैं कि ये दुखी करने वाले सेंटेंस नहीं, ये समझने की सेंटेंस है. त्यांच्या बोलण्यातील उपरोधी खोज, उनके बोलने के जो मना तरीका आहे, माझ्या नव्हे तर कोणाच्याही सहजपणे लक्षात येणारी गोष्ट है. मुझे नहीं तो ये किसी के भी उनका कहना सहज समझ में आ जाएगा. शाल व वर्षा वा खालील त्यांची शालीनता. शाल व, देखो इधर वापस, शाल व शालीनता यांचा संबंध काय. आता लेखक बताने लगे शाल व शालीनता, शाल व शालीनता उसका संबंध क्या है. खरे तर सच देखा जाए, खरी खरी शालीनता शालीन विना शोभते. लेखक बोलते हैं कि सचमुच शालीनता जो होते हैं शाल के बगैर ही दिखाई देती है. सही मायना देखा जाए तो शालीनता जो होती है शाल के बगैर ही इंसान पे दिखाई देती है. ऐसे लेखक उन पर ये शब्दों से कहते हैं. सुर्वे मुळातच शालीन है, नहीं प्रॉपरली वो शालीन है. देखो यहाँ शब्द आ गया, मुळातच, प्रॉपर. सुर्वे मुळातच शालीन, शालीच्या वर्षावाखाली त्यांची शालीनता कधी हरवली नाही. मतलब कि नारायण सुर्वे प्रॉपर शालीन है, तो शाल के बगैर भी जब वो शालीन है तो शाल से उनको शालीन कहना, ये मैं नहीं समझता हूँ कि शाल से वो शालीन बनते जा रहे हैं. इसका अर्थ ऐसा है कि शालीच्या वर्षावाखाली, मतलब कि बार बार जिनको कार्यक्रम में जो शाल मिलती है, वर्षा होता है, जैसे पानी की बरसात होती है वैसे शाल का वर्षा होता है जगह जगह पर.
त्यांची शालीनता कभी हरवली नहीं, मतलब कि शाल के वर्षाव के नीचे उनकी शालीनता कभी खोई नहीं, हरवली नहीं म्हणजे खोई नहीं, कधी क्षीणही झाली नहीं, कभी ख़त्म भी नहीं हुई। क्षीण होना म्हणजे कमज़ोर होना, ख़त्म होना, फिनिश होना, ऐसा अर्थ होता है। मी कवि वर्यांना म्हटले, मैंने कवि वर्यों को कहा, कवि को कहा, शालीमुळे शालीनता येत असेल तर मी कर्जबाजार होईल। है अभी मी कविवर्यांना म्हटले, मतलब राग जाधव लेखक जी नारायण सुर्वे जी को कहते हैं कि शालीमुळे शालीनता येत असेल, म्हणजे शाल से जब शालीनता आएगी तो मैं कर्ज लूँगा, कर्ज बाजारी होना चाहता हूँ। भिकेला लागेल, कर्ज लेकर भिकेला लागेल म्हणजे गरीब बनूंगा। शाल से शालीनता जब मिलेगी तो मैं कर्जा लूँगा, मैं गरीब बनूंगा, भले कर्जा लेकर गरीब बनना चाहूँगा, पण शेकडो शाली खरेदी करून सर्वात एक एक शाल लगेच नेऊन देईन। कहने का मतलब है शाल से जब शालीनता मिलती है तो मैं कर्जा लूँगा, गरीब बन जाऊँगा, भले शेकडो शाल खरीदूँगा और एक एक बांटूँगा, दूँगा। जब शाल से कोई शालीन बनेगा तो यावर तो शालीन कवी मनापासून असला, लेकिन ये सेंटेंस पर जब शाल से शालीन बनेगा तो कवि राग जादव बोलता है मैं कर्जा लूँगा, कर्जा से शाल खरीदूँगा, एक एक को दूँगा, भले मैं गरीब बन जाए। इस सेंटेंस पर कवि नारायण सुर्वे, यावर तो शालीन कवी मनापासून असला, उस पर कवि नारायण सुर्वे जी बहुत मन से हंसने लगे, दिल से हंसने लगे। शालीमुळे शालीनता येते कि जाते, देखो ना दिल में एक क्वेश्चन है। राग जादव बताने लगे, शाल से शालीनता आती है क्या जाती है? शालीमुळे शालीनता येते की जाते? या प्रश्नाचे माझे उत्तर जाते असेच आहे। लेखक खुद को सवाल कर रहे हैं, खुद जवाब दे रहे हैं की शालीमुळे शालीनता येते की जाते, या प्रश्नाचे उत्तर आहे जाते, मतलब जाते ये उत्तर आता है, असेच आहे, ऐसा ही आहे। सन्मान करण्याच्या रूपाने आपण खरे तर एक शालीन जग गमावून बसण्याचा धोकाच मोठा आहे। देखो ना, सम्मान करने के जरिए वजह हम सच, खरे म्हणजे सच, एक शालीन दुनिया को खो बैठे हैं और शालीन दुनिया को खोने का एक बड़ा धोखा निर्माण हुआ है। सम्मान करने के वजह से सच देखा जाए तो इस शालीन दुनिया को खोने का एक बड़ा धोखा तैयार हुआ है। यहाँ तक बेटा ये लेसन हम लेंगे और अगली बार आगे अगला 2-3 पैराग्राफ अगले पीरियड में लेंगे। इतना काफ़ी है। एक एक सेंटेंस मैंने बताए हैं, एक एक शब्द का मीनिंग बताया है। जब का कोई शब्द का मीनिंग नहीं आए तो मैं बाद में आपको ये शब्द मैं लिख के एक कागज़ पे भेज दूंगा, जिनको भी कोई डिफ़िकल्टी रहेगी। नेक्स्ट पीरियड में अगले पैराग्राफ से देखेंगे। मार्क करके रखो, मी 2004 साली, यहाँ पे मार्क करके रखो। इस लाइन से हम अगले पीरियड में जाएंगे।